हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस सेशन में हम जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 1 ऑफ आवर सेशन, जहां पर हम 10 बहुत ही जरूरी टॉपिक जो कि कमीशन बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे टॉपिक से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन इनका जवाब सही सही देता है। कि आप लोग तैयार हो? और अगर तैयार हो तो थम्स अप दे दीजिए मुझे इन द चैट बॉक्स। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोग हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हो, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सारे सेशंस के जो पीडीएफ हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, वो आपको मिल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं काफी सारे थम्स अप जो है देख सकता हूँ यहाँ पर। और ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसके लिए अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है और इसमें कितने आर्टरीज है, कितने वेन्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, कमीशन के द्वारा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस क्या है हमारे? 4, 2, 3 या 1, इनमें से कौन सा सही है आपको चुनना है। तो लेट मी टेल यू दोस्तों कि जिन्होंने भी आंसर बी दिया है उनका आंसर एकदम सही है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड, ये कॉर्ड होता क्या है? मदर के वूम में होता है ये कॉर्ड, बच्चे के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे जरूरी एक हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। इसमें आप देखोगे कि नॉर्मली 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। तो आर्टरीज के बारे में अगर आपको पता है तो मुझे बता दो इन द चैट बॉक्स। आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है या फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बता दो, और कमेंट सेक्शन में भी आप इसे बता सकते हो। तो इनके कलर से भी आप पता लगा सकते हो कि आर्टरीज में क्या होता है और वेन्स में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, जिनका भी आंसर बी है वो एकदम सही जा रहे हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का भी आप जवाब दोगे मुझे पता है। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय व्हाट। ठीक है, कौन से प्रोसेस के थ्रू कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो कि एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के होते हैं उनको फुलफिल किया जाता है। इसके लिए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ऑटो यानी कि खुद से, ट्रॉफिक यानी कि जो फूड प्रोडक्शन कर पाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से मेनली फुलफिल होते हैं वो पूछा जा रहा है। इज इट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोजनेशन या फिर लोकोमोशन? ठीक है, तो आप जानते हो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते ही ऐसे हैं जिनमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो मेनली होता है। फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूसेज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम कह सकते हैं कि वाटर, इसका यूसेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, और इससे क्या बनता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और उसके साथ में हम कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और ये हम कह सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन तो होता ही है। ये एनर्जी एक्चुअली केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। केमिकल एनर्जी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी एज वेल एज कार्बन का रिक्वायरमेंट जो प्लांट का होता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का होता है, वो फुलफिल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बी इज द राइट आंसर, और यहाँ पर आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जिन्होंने भी बी जवाब दिया है फोटोसिंथेसिस, उनका एकदम सही है जवाब। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना होता है कि पूछा क्या गया है, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या पूछा गया है वो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें भी हमने ये देखा था कि इसी में कमीशन ने जो है खेल खेला था, और कई लोगों का वहीं पर गलत हुआ करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में। तो यहाँ पर पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पर, हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज का हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरॉन। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको बेसिक्स बायोलॉजी का पता है तो आप बता सकते हो कि न्यूरॉन जो है
ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन से बॉडी पार्ट का है, कौन से वाइटल ऑर्गन का है ऑफ द ह्यूमन बॉडी या फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हैज द सेम डायमेंशन एज इम्पल्स, यस थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक टूथपेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जो कि है सेकंड स्टेटमेंट। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि न्यूरॉन जो है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ना कि किडनी का। तो किडनी का कौन सा ऐसा जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो है नेफ्रॉन, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, ना कि न्यूरॉन। तो सेकंड तो गलत है यहाँ पर। तो जैसे ही हम ये जान पाते हैं तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि फोर्थ तो सही ही है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये यूनिट है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो भी आता है। तो क्यू बी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इससे हमारे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, इवन दो आपको फोर्थ के बारे में नहीं पता है, बट इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं इस आंसर तक। तो थर्ड ऑप्शन का अगर हम देखें तो लीनियर मोमेंटम हैज सेम डायमेंशन एज इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम क्या है, मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, ठीक है। आई होप इन क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होगा। इन दोनों की ही यूनिट केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड होता है, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम है, राइट। तो 3 एंड 4 यहाँ पर सही है। जिन्होंने भी सी जवाब दिया है उनका एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया विथ व्हाट डू यू डिवाइड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। प्रेशर, थ्रस्ट, इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में पूछा गया है। फिजिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें, राइट, इवन केमिस्ट्री में भी ये आता है। तो कौन सी यूनिट यूज करेंगे जहां पर हम प्रेशर को उस यूनिट से डिवाइड करेंगे, तब हमें थ्रस्ट का वैल्यू आएगा, जो कि लिक्विड्स में होता है। तो लिक्विड में थ्रस्ट होता क्या है, सपोज आप एक बड़ा सा कंटेनर लो और उसमें बहुत सारा लिक्विड जो है फिल्ड है, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड है एक तरीके से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जो भी सरफेस पर वो रखा हुआ है उस पर, और ये फोर्स परपेंडिकुलर है टू दैट सरफेस। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है टू द सरफेस, ठीक है। इस तरह के परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं कि ये है थ्रस्ट, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं, और ये लिक्विड्स में होता है। जब भी लिक्विड को आप एक जगह पर रखोगे तो आप देखोगे कि उस लिक्विड से एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो अप्लाई होता है ऑन द सरफेस, इसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा थ्रस्ट को किससे डिवाइड करने से प्रेशर आएगा। तो जिन्होंने भी आंसर ए दिया है उनका एकदम सही है, ए इज द राइट आंसर, बिकॉज थ्रस्ट जो है एक तरह का फोर्स है, और हम जानते हैं कि फोर्स बाय एरिया ये हम करते हैं टू ऑब्टेन प्रेशर, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि थ्रस्ट को अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर जो वैल्यू है उसका वैल्यू वो आएगा। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने भी ए जवाब दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा से जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द इलास्टिक वेव generated by an impulse such as an earthquake or an explosion is called what। इसका तो आपको ही जवाब देना है, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन देख लेते हैं, साउंड वेव कहते हैं इसे हम, एपिसेंटर कहते हैं, परपेंडिकुलर वेव कहते हैं, या फिर सेस्मिक वेव। तो सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो आपको देना है, फटाफट से इसके जवाब आने चाहिए चैट बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर वेव जो अर्थक्वेक के द्वारा जनरेट होती है उसे क्या कहा जाता है, काफी सिंपल क्वेश्चन, एंड यस आप में से कई लोगों ने सही जवाब दिया है, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से फोकस या इस पॉइंट का एक और भी नाम है, अगर आप लोग को याद है तो फटाफट से उस नाम को बता दीजिए, जो कि एक फोकस पॉइंट है उसे हम कहते हैं। अब इसके परपेंडिकुलरली ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट है उसे एपिसेंटर कहते हैं, और ये वेव्स जो आप देख रहे हो इन्हें सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से डी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी, यस हाइपोसेंटर इज राइट, एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, कमीशन के द्वारा भी पूछा गया है। तो एक एजेंसी जिसके वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एक ऑब्जेक्ट का जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आप देखिए, हीट, पावर, एनर्जी या फोर्स, इनमें से कौन सा सही है। इवन न्यूटन्स लॉस भी अगर आपको याद है तो आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। एंड बहुत ही बेसिक फिजिक्स का पार्ट है ये, एनडीएस। डी इज द राइट आंसर, फोर्स यहाँ पर सही जवाब होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी हम ये चीज पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक कि कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये जो है हमारा सही जवाब है, फोर्स इज द राइट आंसर। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम ये चीज का जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम रिसेंटली देख रहे हैं कि इसरो के पीएसएलवी के द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और बाकी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन से कंट्री के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है बाय दिस पीएसएलवी, जो कि 30 जून 2022 को ये स्पेसिफिक लॉन्च जो रिसेंटली हुआ था। ठीक है, इज इट क्यूबा, ब्राजील, सिंगापुर या स्पेन। फटाफट से आंसर्स आने चाहिए, थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली एनटी में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। यस, जिन्होंने भी जवाब सी दिया है, सी आंसर में देख पा रहा हूँ, तो सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। और उस पीएसएलवी का क्या नाम था, दैट उस पीएसएलवी का नाम था पीएसएलवी C53। तो ये भी आपको याद रखना है, एनटी में इस तरीके से भी पूछा जाता है। राइट दोस्तों, 7th क्वेश्चन का सही जवाब है सी, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अगेन सर्कल कर लीजिए, करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा गया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ठीक है, शायद इसके बारे में हमें पता हो, नहीं पता हो, बट आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट इसे कहा जाता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स कोइंसाइड विद जियोग्राफिक पोल्स। तो हम जानते हैं कि अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो उसके जियोग्राफिक पोल्स से कोइंसाइड नहीं करते हैं, थोड़ा गैप होता है उनमें। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे फिनोमिनन का। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है तीसरा वाला, ये हम कह सकते हैं कि इज नॉट करेक्ट, तो ये भी सही नहीं है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। अगर ऐसा होगा तो उनके दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे। आप देख सकते हैं ये फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेक्टर अगर कंसिडर करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज के दो वैल्यूज, ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी और 9 भी कैसे हो सकता है, राइट, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ये दो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दो वैल्यूज नहीं हो सकते एक ही पॉइंट पर, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड इसके साथ हमें पता चल रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स होता है एक्चुअली किसी एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है स्पेसिफिक एरिया में, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। और क्लोज्ड सरफेस में ये जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। राइट दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर, बाकी सारे जो है गलत है यहाँ पर। 9th देख लीजिए क्वेश्चन, डिसीजेस से भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट। ठीक है, फटाफट से इसके आंसर्स आने चाहिए। प्लेग है, निमोनिया है, गॉइटर है या फिर मलेरिया है। और अगर आपने सही जवाब दे दिया है आपको लगता है, तो बाकी सबके बारे में भी आपको जो भी पता है फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि बाकी जो डिसीजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं किनके वजह से होता है ये, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो पैरासाइट की अगर हम बात करें एक एक करके, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्लेग जो है बैक्टीरिया के वजह से होता है, निमोनिया वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है, और गॉइटर क्या है, गॉइटर एक्चुअली एक डेफिशिएंसी डिसीज है जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर बन रहा है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइटिक डिसीज है और इनके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है। राइट दोस्तों, तो डी वाज द राइट आंसर, डी जिन्होंने भी दिया है सही जवाब है आपका। और मैं आपको याद दिला दूं,
जो हमारे एचएएस का एग्जाम है, मेंस एग्जाम काफी करीब है। इसमें आपको जरूर किसी न किसी के मदद की जरूरत होगी अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ गए मेंस क्रैश कोर्स 2022 के एचपीएस एग्जाम के लिए, जहां पर आपको हिमाचल जी के जनरल स्टडीज के वीडियोस, हैंडआउट और पीवाईक्यू यानी कि कंप्लीट जो सिलेबस का मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहीं भी आपके प्रिपरेशन में गैप्स है तो आप फिल कर सकते हो। साथ में आपने जब वो गैप्स फिल कर लिए और आप बैठ रहे हो कि अब मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, तो मेंस टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद प्रॉपर इवैल्यूएशन, और इसके साथ करंट अफेयर्स जो कि मेंस रिलेवेंट है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और 420 ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि मॉडल क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम करंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स कैसे आपको देने चाहिए वो भी आपको समझ में आएगा। लाइव डाउट सेशंस भी आप के डाउट्स क्लियर करने के लिए कराए जाएंगे। ये सभी कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन 14,000 रुपीज, नहीं 14,000 पर हम जो है डिस्काउंट दे रहे हो, 10,000 में आपको ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई होप आप इसका फायदा उठाओगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स में एनरोल करने के लिए। और अगर आप तो चाहते हो कि नहीं मेरा मटेरियल तो प्रिपेयर्ड है, मुझे बस एक टेस्ट देना है और मुझे अपने आप को इवैल्यूएट, अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करवाना है, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेंस टेस्ट सीरीज में, जहां पर इवैल्यूएशन के साथ आपको टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर हिमाचल जीके का कॉम्प्लीमेंट्री मॉड्यूल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट हिमाचल जीके यहाँ पर वीडियोस, हैंडआउट और पीवाईक्यूज के थ्रू कवर होगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहे हैं। 420 प्लस मॉडल जो क्वेश्चन आंसर्स की मैंने बात की थी वो भी आपको मिल रहा है। सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिल रहे हैं यूपीएससी के, एचपीएस के, जो कि कई बार कमीशन यूपीएससी के डायरेक्ट जो पीवाईक्यूज है वो पूछ लेता है। एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, यानी कि मेंस, सिर्फ मेंस टेस्ट सीरीज नहीं है, उससे भी काफी ज्यादा है, जो कि नॉर्मली जो है 10,000 का है, बट 6,000 रुपीज में हम इसे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। होमवर्क क्वेश्चन को आंसर करते हुए जाइएगा, मत भूलिएगा विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एसोसिएटेड विथ रिकेट्स डिसऑर्डर, ये चीज पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बोन्स, दूसरा आइज, स्किन या हार्ट, इनमें से जो भी आपको सही लगता है फटाफट से आपको चैट बॉक्स में, एंड डेफिनेटली जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आपको इसका जवाब देना है। ये सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय